हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू एसके पटेल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सीडीपी के पीवाईक्यू सीरीज या एमसीक्यू सीरीज में मैं बीके पटेल आप लोगों का फिर से वेलकम करता हूं। इस सीरीज के अंतर्गत हम बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को जो है वो आपका सॉल्व करते हुए चल रहे हैं। चाहे वो सीजी टेट के क्वेश्चन हो, चाहे शिक्षक भर्ती के जो है क्वेश्चन हो, पूर्ववर्ती जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनके क्वेश्चंस को हम जो है आपका बारी बारी से करते हुए चल रहे हैं। इसके बाद हम सी टेट के क्वेश्चन को भी जो है वो आपको सॉल्व करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि आपने देखा होगा कि चाहे आपका टेट का एग्ज़ाम हो, चाहे शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम हो, चाहे इवन सी टेट का एग्ज़ाम हो, सीडीपी से जो क्वेश्चन बनते हैं वो उसी टॉपिक से बार बार रिपीट करके भी जो है वो आपके पूछे गए हैं। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। साथ ही ये जो आपका विषय है, ये भाषाई जटिलता के साथ जो है वो आपका आता है। केवल आप थ्योरी पढ़ के सीटीपी को अच्छे से नहीं समझ सकते हैं, या केवल एमसीक्यू प्रैक्टिस करके आप सीटीपी को पार नहीं पा सकते हैं। आपको थ्योरी भी बराबर पढ़ना पड़ेगा, साथ ही साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करने पड़ेंगे, एमसीक्यू भी जो है वो आपका लगाने पड़ेंगे, तब आप सीटीपी में सिद्धहस्त होंगे। क्योंकि ये जो आपका विषय है, इसमें भाषाई जटिलता कहने का मतलब ये है, यदि आप प्योर इंग्लिश मीडियम से हैं या फिर बाइलिंगुअल हैं, इंग्लिश हिंदी के साथ साथ बहुत सारे टर्म्स को, थियोरीज को या नाम को इंग्लिश में भी आप याद रखने का प्रयास करते हैं, तब तो ठीक है। लेकिन यदि आप शुद्ध हिंदी मीडियम का प्रयोग करते हैं तो भाषाई जटिलता हो जाती है। क्वेश्चन सॉल्व करते समय जो है आपको समझ में ही नहीं आता कि वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इसीलिए मेरी सलाह ये रहती है हमेशा हर क्लास में सीटीपी के, कि आप इसको बाइलिंगुअल पढ़ने का जो है वो प्रयास करें। ठीक है, कम से कम उन टर्म्स को जिनको मैं बोलता हूँ कि इसको इंग्लिश में याद रखो, उसको तो आप इंग्लिश में ही याद रखने का प्रयास करना। ठीक है। तो इस सेशन में हम सीजी टेट 2022 के पेपर 1 का जो है आपका क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो इसमें सीटीपी के 30 क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको। इसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड लिंक जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। यदि आप उससे नहीं जुड़े हैं तो ऊपर जो व्हाट्सअप नंबर दिखाई दे रहा है उस पर आप व्हाट्सअप कीजिए, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। और यदि आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में जानकारी चाहते हैं तो नीचे जो लिंक आपको दिखाई दे रहा है, मतलब नीचे जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है व्हाट्सअप नंबर, वहाँ पे आप व्हाट्सअप करें, वहाँ पे आपको ऑनलाइन कोर्सेज रिलेटेड जानकारी जो है वो प्रदान की जाएगी। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए, पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि नैतिक विकास को परिभाषित करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे। ऑप्शन ए पावलाव, ऑप्शन बी मैकडुगल, ऑप्शन सी पियाजे, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है। जब भी आप सीटीपी का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हिंदी के साथ साथ इंग्लिश वर्जन को भी जरूर पढ़ा कीजिए। मेरे ख्याल से सभी को इतनी इंग्लिश तो जरूर आती होगी। द साइकोलॉजिस्ट हु डिफाइंड मोरल डेवलपमेंट, किसके बारे में पूछा गया है? मोरल डेवलपमेंट। मोरल डेवलपमेंट थ्योरी किसने दी, है ना? नैतिक विकास का जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया। ठीक है। तो बहुत सारे हमारे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने अलग अलग थ्योरी जो है वो आपका दी है, और बहुत ही आपके बोलना चाहिए प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं, जिनका नाम है लॉरेंस कोहलबर्ग। क्या नाम है आपका? लॉरेंस कोहलबर्ग, या लॉरेंस कोलबर्ग भी कहते हैं। ठीक है। तो लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा जो है वो मोरल डेवलपमेंट थ्योरी जो है वो आपका दिया गया था। तो यहाँ पर कहीं पर भी लॉरेंस कोहलबर्ग का नाम तो नहीं दिखाई दे रहा है, इसीलिए उत्तर क्या हो जाएगा? डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है। इस थ्योरी के दौरान मैं जो है इसको डिटेल में पढ़ाता हूँ। लॉरेंस, अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोहलबर्ग, देयर आर 3 लेवल ऑफ मोरल डेवलपमेंट। ठीक है। और हर लेवल में 2 स्टेप और हैं, तो टोटल 6 स्टेप हो जाते हैं। ठीक है। इसके बारे में और क्वेश्चन इसी पेपर में जो है वो आपका पूछा गया है। लास्ट हमारा जो 30 नंबर का क्वेश्चन है वो लॉरेंस कोहलबर्ग के मोरल डेवलपमेंट थ्योरी से ही रिलेटेड है, तो वहाँ पे थोड़ा सा और डिटेल में बताऊंगा। फिर भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि लॉरेंस कोहलबर्ग का जो आपका मोरल डेवलपमेंट थ्योरी था, नैतिक विकास का सिद्धांत था, उसमें जो आपके 3 स्टेप होते हैं, कौन कौन से 3 स्टेप होते हैं? एक होता है प्री कन्वेंशनल स्टेज। प्री कन्वेंशनल स्टेज, आप इसको इंग्लिश में ही याद रखें, हिंदी में बड़ा जटिल है। ठीक है। दूसरा है कन्वेंशनल स्टेज,
और तीसरा होता है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। अब ये प्री कन्वेंशनल स्टेज क्या है, कन्वेंशनल स्टेज क्या है, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज क्या है, किस उम्र से लेकर के किस उम्र तक बच्चों में ये अवस्था पाई जाती है, इसके क्या लक्षण वगैरह होते हैं, उस सभी को मैं आपको 30 नंबर के क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफाइन करूंगा। बस यहाँ पे जो पूछा है कि नैतिक विकास को परिभाषित करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन हैं, तो वो हैं लॉरेंस कोहलबर्ग। बहुत बार अलग अलग एग्जाम में ये पूछा जा चुका है और यहाँ पे इनका नाम नहीं है, तो आंसर जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, एनी सुलिवन जिन्होंने हेलन किलर के ट्यूटर के रूप में कार्य किया था, वो किससे पीड़ित थी? ठीक है, हेलन किलर का नाम तो आप सबने सुना होगा, स्कूल में भी कुछ चैप्टर वगैरह आपने इंग्लिश शायद बुक्स में आपने पढ़े होंगे, हमने अपने टाइम में पढ़ा था। तो हेलन किलर की जो आपकी ट्यूटर थी उनका नाम था एनी सुलिवन। वो किससे पीड़ित थी? ए, हड्डी रोग विकलांगता, ठीक है। बी जो है आपका भाषाई दोष या मंदता। सी मानसिक मंदता। डी दृश्य हानि। तो मैं आपको बता दूं कि हेलन किलर की जो ट्यूटर थी एनी सुलिवन, इनको नेत्र संबंधित जो है एक बीमारी थी, ठीक है। इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा डी दृश्य हानि, ठीक। एक्चुअल में इनको ट्रैकोमा था, जो कि एक प्रकार का आई डिसीज होता है ना, नेत्र से संबंधित जो है वो आपका रोग होता है, एनआई डिसीज होता है ट्रैकोमा, ठीक। तो राइट आंसर हो जाएगा दृश्य हानि। तीसरा, पियाजे के सिद्धांत में एक प्रक्रिया जो धारणाओं और अनुभव के बीच, पुराने और नए के बीच संतुलन बनाने वाली क्रिया को जाना जाता है। ए आत्मसातीकरण। बी समंजन। सी ज्ञान भंग या अशांति। डी संतुलन, ठीक है। तो जो जीन पियाजे हैं, जीन पियाजे की भी बहुत सारी जो है वो आपका थियरी है, जिसमें इनका एक सिद्धांत है संतुलन का सिद्धांत, इक्विलिब्रेशन का जो है वो आपका सिद्धांत, जिसमें पियाजे ये वर्णन करते हैं कि संतुलन की अवधारणा के अंतर्गत जो भी नई जानकारी है, जो भी विकसित नई जानकारी है, वो कैसे मौजूदा जानकारी या पुरानी जानकारी के साथ संतुलन बनाती है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है विच इज द बैलेंसिंग एक्ट बिटवीन द ओल्ड एंड द न्यू। तो पुराने और नए के बीच में संतुलन बनाना, ठीक है। तो इसका आंसर जाएगा डी संतुलन, ठीक। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था है, ठीक है। ऑप्शन ए संवेदी प्रेरक अवस्था, ऑप्शन बी औपचारिक संक्रिया काल, ऑप्शन डी प्राक संक्रिया काल, ऑप्शन सी प्राक संक्रिया काल और ऑप्शन डी मूर्त संक्रिया काल। हिंदी में मत पढ़िए इसको, इसको आप इंग्लिश में जो है याद रखिए। पियाजे, जीन पियाजे, इनका जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट का जो है वो आपका फेमस थियोरी है, ठीक है, जिसको संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत या कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी कहा जाता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहिए या मेंटल डेवलपमेंट कहिए, मानसिक विकास कहिए या संज्ञानात्मक विकास कहिए, एक ही बात है, ठीक है। तो पियाजे का जो ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है, ये 4 स्टेज का जो है वो आपका थ्योरी है, ठीक है। अब वो 4 स्टेज कौन कौन से हैं? 4 स्टेज को जानने के लिए एक सिंपल सा मैं कोड आपको बता दे रहा हूँ। जब हम पियाजे पढ़ते हैं तो इसको डिटेल में अध्ययन करते हैं। आप SPCF याद रखना। क्या याद रखेंगे? SPCF। अब इसके लिए आपको ये जो 4 स्टेज है उनको इंग्लिश में जो है याद रखना पड़ेगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा इस साइड हो जा रहा हूँ, ठीक। एस एस का मतलब होता है बेटा सेंसरी मोटर स्टेज। एस का मतलब क्या होता है? सेंसरी मोटर स्टेज। पी का मतलब होता है प्री ऑपरेशनल स्टेज। सी का मतलब होता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। और एफ का मतलब होता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो ये क्रम याद रखना, 1 2 3 4, ठीक है। एस मतलब सेंसरी मोटर स्टेज, पी मतलब
प्री ऑपरेशनल स्टेज, सी मतलब कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और एफ मतलब फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था कौन सी है, तो दूसरा है पी अर्थात प्री ऑपरेशनल स्टेज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या आपका सी। हिंदी में क्या था उसको छोड़िए, जब मैं इसको पढ़ाता हूँ जीन पियाजे, ठीक है, तब हिंदी में बताता भी हूँ, लेकिन आप इसको इंग्लिश में याद रखिए, SPCF आप याद रखना। ठीक है, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, उसके बाद कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और एफ मतलब होता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो है वो आपके सामने है। विशेष शिक्षा के सिद्धांत में शामिल है, स्पेशल एजुकेशन के बारे में बोल रहा है। ठीक है, ए प्रतिबंधात्मक वातावरण, ठीक है, बी माता पिता की न्यूनतम भागीदारी एवं सहभागिता, ठीक है, ये भी देखो नहीं हो सकता। प्रतिबंधात्मक वातावरण कैसे होगा भाई स्पेशल एजुकेशन में, माता पिता की न्यूनतम भागीदारी भी कैसे होगा, ये भी गलत है। ठीक है, गैर भेदभाव पूर्ण पहचान और मूल्यांकन, नो डिस्क्रिमिनेटरी आइडेंटिफिकेशन एंड इवेल्युएशन, ये हो सकता है। ठीक है, उसके बाद अगला है सार्वजनिक शिक्षा पर रोक, ये तो नहीं हो सकता, गलत। तो सही आंसर जाएगा सी, है ना, विशेष शिक्षा स्पेशल एजुकेशन के सिद्धांत में क्या शामिल होगा, गैर भेदभावपूर्ण पहचान और मूल्यांकन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। कुछ प्रश्न बहुत इजी होते हैं जो पढ़ के आप आसानी से जो है वो आपका बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए विकास के पैटर्न में मोटर, सामाजिक, भावनात्मक, संवेगात्मक के साथ शामिल है। ठीक है, अब ये देखिए डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट है, ये विकास के अलग अलग आयाम होते हैं। ठीक है, सामाजिक विकास मतलब सोशल डेवलपमेंट, भावनात्मक विकास मतलब इमोशनल डेवलपमेंट, इसको आपका इमोशनल डेवलपमेंट भी कहा जाता है, संवेगात्मक विकास। ठीक है, तो एक तो मोटर डेवलपमेंट लिखा हुआ है, मोटर का मतलब क्या होता है, मोटर मतलब फिजिकल, ठीक है, मतलब शारीरिक विकास की बात की जा रही है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि 2 से 8 वर्ष के बच्चों के आयु के लिए विकास के पैटर्न में शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक, संवेगात्मक विकास के साथ और क्या शामिल है। ऑप्शन ए अनुकूलन क्षमता या कौशल, ऑप्शन बी संप्रेषण क्षमता या कौशल, ऑप्शन सी भाषाई क्षमता या कौशल, ऑप्शन डी लेखन क्षमता या कौशल। तो इसका सही आंसर होगा लैंग्वेज स्किल, भाषाई क्षमता या कौशल। ठीक है, डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट विकास का आयाम के दौरान जो है हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार से जो है आपका फिजिकल डेवलपमेंट, हमारा सोशल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट और जो हमारा इमोशनल डेवलपमेंट है, ये चारों एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इसमें जो सोशल डेवलपमेंट होता है हमारा खास करके, उसी के अंतर्गत मोरल डेवलपमेंट भी आता है, उसी के अंतर्गत आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट भी आता है, भाषाई विकास या भाषाई क्षमता भी आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7। ये RT राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 से है। शिक्षा का अधिकार 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले जो आपके बच्चे होते हैं उनको पढ़ाना चाहिए, स्पेशल जो आपके चाइल्ड होते हैं उनको कैसे पढ़ाना चाहिए जो है ये पूछा गया है। ए व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों में जो उन्हें जीवन कौशल के लिए तैयार करेंगे, आवश्यकता सहायता प्रदान करते हुए घर पर उनके माता पिता और देखभाल करने वालों के साथ। सी उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रावधानों के साथ समावेशी शिक्षा, ये वर्ड है मेन। जो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 है उसमें मेन जो आपका बात की गई है वो आपका इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की गई है, समावेशी शिक्षा की बात की गई है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनको आपका उनकी आवश्यकताओं को देखते हुए उनको इंक्लूसिव एजुकेशन देना चाहिए, समावेशी शिक्षा की उनकी क्या करनी है, आपका व्यवस्था करनी है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, किस प्रकार का मूल्यांकन
विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान करता है, मतलब किस प्रकार का जो इवेल्युएशन है वो स्पेशल चाइल्ड की पहचान करता है। ए प्लेसमेंट, बी योगात्मक, सी निरंतर, डी डायग्नोस्टिक। तो नाम में ही छुपा है, ठीक है। किस प्रकार का मूल्यांकन, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन जो होता है वो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसने अधिगम का सिद्धांत जो है वो प्रतिपादित नहीं किया है। जो लर्निंग थ्योरी है अलग अलग मनोवैज्ञानिक के द्वारा जो है वो आपका दिया गया है। इसमें ये पूछा गया है कि निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने जो है आपका अधिगम का सिद्धांत या लर्निंग थ्योरी नहीं दिया है। देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या है। ए थार्नडाइक, इन्होंने अधिगम थ्योरी तो दिया है, लर्निंग थ्योरी दिया है। स्किनर ने भी दिया है, कोहलर ने भी दिया है, ब्लूम ने जो है वो आपका नहीं दिया है। बीएस ब्लूम के द्वारा जो है वो टेक्सोनॉमी थ्योरी जो है वो आपका दी गई है। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी थ्योरी अपन पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें पूछा गया कि अधिगम का सिद्धांत किसने प्रतिपादित नहीं किया, तो चूंकि बीएस ब्लूम ने टेक्सोनॉमी थ्योरी दिया है तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, मोटर विकास, ठीक है। मोटर विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, ठीक। फिर भी मोटर विकास का क्रम खाली स्थान से खाली स्थान होता है, ठीक है। विकास में मैं इसको पढ़ा चुका हूं आपको, है ना, यूट्यूब में भी वीडियो है कि आपका जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है, ठीक है, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपका जो शारीरिक विकास होता है, फिजिकल डेवलपमेंट होता है, ठीक। तो जो फिजिकल डेवलपमेंट या शारीरिक विकास होता है इसको गयात्मक विकास या मोटर डेवलपमेंट या मोटर स्किल भी कहा जाता है। हिंदी में इसको गयात्मक विकास भी कहते हैं, ठीक है। अब ये दो प्रकार का होता है, एक होता है ग्रॉस मोटर स्किल और एक होता है फाइन मोटर स्किल। ग्रॉस मोटर स्किल जिसमें मसल्स का यूज ज़्यादा होता है, लाइक स्विमिंग, जंपिंग, रनिंग। फाइन मोटर स्किल जिसमें मसल्स का यूज कम होता है, लाइक राइटिंग, पेंटिंग, है ना, सॉल्विंग पजल्स, ठीक। तो हमेशा जो आपका क्रम होता है, सीखने का क्रम होता है, विकास का क्रम होता है, वो ग्रास मोटर स्किल से फाइन मोटर स्किल की ओर होता है। बच्चा खड़े होना पहले सीखता है, उसके बाद मतलब बच्चा बैठना पहले सीखता है, फिर खड़े होना जो है वो आपका सीखता है। बच्चा पहले पेन को कुछ ऐसे पकड़ता है, आपने देखा होगा छोटा बच्चा, फिर जो लिखता है बहुत ही गंदे हैंड राइटिंग से लिखता है, फिर धीरे से वो समझता है कि नहीं पेन को ऐसे पकड़ना है, फिर उसकी राइटिंग सुधरते हुए जाती है, वो पेंटिंग वगैरह कर पाता है, ठीक है। तो जो फिजिकल एक्टिविटी, मसल से रिलेटेड एक्टिविटी होती है वो पहले सीखता है, और जो फाइन एक्टिविटी होती है वो बाद में धीरे से सीखता है। तो जो विकास का क्रम होता है वो ग्रास मोटर स्किल से हमेशा फाइन मोटर स्किल की ओर होता है। इसको जीएफ करके याद रखा जाता है। अब आप जीएफ मतलब गर्लफ्रेंड करके याद रखें, जैसे भी याद रखें, जीएफ याद रखना, ग्रॉस टू फाइन होता है हमेशा, ठीक है। अब इसको शुद्ध हिंदी में कहोगे तो ग्रॉस मोटर स्किल को स्थूल गतिक कौशल कहते हैं, फाइन मोटर स्किल को सूक्ष्म गतिक कौशल कहते हैं, तो वो उल्टा कंफ्यूज हो जाओगे आप, ठीक है। तो इसमें देखो, सीधा देख लो कहाँ पे क्रॉस से जो है फाइन दिया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये देखिए बी, ठीक है। ग्रॉस मोटर स्किल से आपका फाइन मोटर स्किल की ओर होता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 11, एक कार्य के दौरान मनीषा स्वयं से इस बारे में बात कर रही है, खुद से टॉकिंग कर रही है, ठीक है। क्या बात कर रही है कि वह किस प्रकार कार्य को आगे बढ़ा सकती है, ठीक है। भाषा और विचार पर लेओ वाइगोत्स्की के अनुसार इस प्रकार का निजी भाषण किसका संकेत है, ठीक है। लेओ वाइगोत्स्की पढ़ते हैं तो ये समझ में आता है कि जब आप खुद से वार्तालाप कर रहे हैं, ठीक है, टॉकिंग टू हर सेल्फ, ठीक, तो ये कहलाता है सेल्फ रेगुलेशन, स्वनियमन। आंसर आएगा ए, ठीक।
क्वेश्चन 12 देख लीजिए। विशेष कठिनाइयों, मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों, विशिष्ट अक्षमताओं, शारीरिक भी हो सकता है, विकासात्मक भी हो सकता है, वाले विद्यार्थियों, मतलब सीधा सीधा स्पेशल चाइल्ड। ठीक है, स्पेशल चाइल्ड की यहाँ पे बात की जा रही है, जो थोड़े से दिव्यांग जो बच्चे होते हैं उनके बारे में बात की जा रही है, स्पेशल चाइल्ड की बात की जा रही है। तो विशेष कठिनाइयों, मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों, विशिष्ट अक्षमताओं चाहे शारीरिक हो या विकासात्मक वाले विद्यार्थियों की शिक्षा पद्धति और अभ्यास का वर्णन करने के लिए सामान्यतः किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अभी कुछ देर पहले मैं आपको बताया था कि आरटी जो आपका 2009 है, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 है, उसमें विशेष बच्चों को, स्पेशल चाइल्ड को इंक्लूसिव एजुकेशन देने की बात की गई है, विशेष शिक्षा देने की बात की गई है। ठीक है, समावेशी शिक्षा देने की बात की गई है, साथ ही साथ स्पेशल चाइल्ड के लिए जो है आपका स्पेशल एजुकेशन जो है वो आपका प्रोवाइड किया जाता है उनकी आवश्यकताओं को देखते हुए। ठीक, तो इसके लिए वर्ड यूज करते हैं कौन सी शिक्षा, ये कहलाता है स्पेशल एजुकेशन, विशेष शिक्षा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13, यह कहा जाता है कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, इसे निम्नलिखित में से किसके द्वारा परिभाषित करती है। देखिए, विकास के बहुत सारे जो है वो आपके सिद्धांत हैं, लगभग विकास के हम 9 प्रकार के जो है वो आपका सिद्धांत पढ़ते हैं, जिसमें से एक जो आपका प्रिंसिपल आता है, सिद्धांत आता है, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, निरंतरता का सिद्धांत। ये कहता है कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, विकास माता के गर्भ से लेकर के कब्र तक चलता है, जीवन पर्यंत चलता है, अर्थात मृत्यु तक चलता है, भले ही इसकी गति तेज या मंद हो सकती है। ये कहलाता है निरंतरता का सिद्धांत। ये विकास के अलग अलग सिद्धांतों में से एक सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, निरंतरता का सिद्धांत। ठीक है, तो 13 का आंसर हो जाएगा बी। 14, व्यक्तित्व को मापने वाली विधि, थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, टीएटी, क्या है। ठीक है, टीएटी थीमेटिक आपका अपरसेप्शन जो आपका टेस्ट होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कई बार जो है रिपीट कर करके पूछा गया है। एक्चुअल में 1930 में, 1930 में एक मनोवैज्ञानिक थे हेनरी मरे, और उनकी प्रेमिका थी क्रिस्टीना मार्गन। तो हार्वर्ड के ये जो आपके मनोवैज्ञानिक थे हेनरी मरे और क्रिस्टीना मार्गन, इनके द्वारा एक प्रोजेक्टिव मनोवैज्ञानिक परीक्षण का जो है आपका इजाद किया गया, और उसको नाम दिया गया थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट, टीएटी। ठीक है, तो ये एक प्रकार का प्रोजेक्टिव टेक्निक है, एक प्रकार का कैसा टेक्निक है, एक प्रकार का प्रक्षेपण तकनीक है। तो इसका सही आंसर होगा आपका सी। 15, विकास के निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत जो है वो आपका गलत है। ठीक है, ऑप्शंस हैं आपके, क्या गलत है ये पूछा जा रहा है ना। ठीक है, विकास में व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। ठीक है, ये तो सही है, जी हाँ होती है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस तो होता है विकास में। विकास संयोग का परिणाम होता है, ये हमारा गलत लग रहा है। यह एक सतत प्रक्रिया है, सही। यह अनुमानित है, हाँ, विकास को हम विकास जो होता है इसमें हम प्रिंसिपल पढ़ते हैं, प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी, अर्थात पूर्वानुमान का सिद्धांत, विकास का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। तो देखो, सी भी सही लग रहा है, डी भी सही है, ए भी सही है, तो गलत कौन सा हुआ, बी। और यही पूछा गया कौन सा सिद्धांत गलत है, तो आंसर आ जाएगा इसका बी, विकास संयोग वगैरह का परिणाम नहीं है। ठीक है, कोई कोइंसिडेंस नहीं है ये। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16, विकास का अर्थ है। ठीक है, अब विकास से देखो बहुत सारे क्वेश्चन, एक ही टॉपिक जो विकास है जिसको हम सीडीपी में पहले टॉपिक के रूप में पढ़ते हैं, उसी से ढेर सारे क्वेश्चन हैं। ठीक, विकास का अर्थ है परिवर्तनों की प्रगतिशील श्रृंखला, अभिप्रेरणा के परिणाम स्वरूप परिवर्तनों की प्रगतिशील श्रृंखला। देखिए, परिवर्तनों की प्रगतिशील श्रृंखला तो विकास कहलाती ही है। ठीक है, अभिप्रेरणा मोटिवेशन के चलते आपका परिवर्तनों की प्रगतिशील श्रृंखला, ये भी विकास है,
ये परिभाषा भी सही ही है। अभिप्रेरणा और अनुभव के परिणाम स्वरूप परिवर्तनों की प्रगतिशील श्रृंखला, मैं यही पढ़ाता हूँ, ये सही है। ठीक है। परिपक्वता और अनुभव के परिणाम स्वरूप परिवर्तनों की श्रृंखला, ये भी सही है। व्यापम के द्वारा इसमें 2022 में इसको आंसर लिया गया था डी को। ठीक है। बट मेरे हिसाब से सी भी जो है वो आपका सही है। ठीक है। बट जो आंसर लिया गया वो मैं आपको बता दूं, मैच्योरेशन एंड एक्सपीरियंस के आधार पर परिवर्तनों की जो श्रृंखला होती है उसको विकास कहते हैं, लेकिन मोटिवेशन और एक्सपीरियंस के आधार पर परिवर्तनों की श्रृंखला भी विकास कहलाती है। इसीलिए मैंने कहा कि सभी परिभाषाएं सही हैं। ठीक है। बट आंसर जो लिया गया वो यही है। तो आगे आप ध्यान रखना, अगर ये क्वेश्चन रिपीट हो तो आप मैच्योरेशन और एक्सपीरियंस को ध्यान देना, परिपक्वता और अनुभव को। बाकी परिवर्तनों की श्रृंखला तो रहेगी ही विकास के परिभाषा में। क्वेश्चन नंबर 17, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्नलिखित में से किस अवस्था से संबंधित है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, पूर्व किशोरावस्था, मध्य किशोरावस्था। ठीक है। तो जब बच्चा पूर्व किशोरावस्था में पहुंचता है, प्री एडोलसेंस में पहुंचता है, तब उसमें विद्रोह की भावना जो है वो आपका आती है। सही आंसर आ जाएगा सी, पूर्व किशोरावस्था। क्वेश्चन नंबर 18, विकास की किस अवधि को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है? देख रहे हो, पूरा विकास से ही क्वेश्चन भरा पड़ा है, विकास टॉपिक से ही क्वेश्चन है पूरा। ठीक है। मतलब विकास वृद्धि में अंतर से क्वेश्चन है यहाँ पे, विकास के आयाम वाले टॉपिक से क्वेश्चन है यहाँ पे, विकास के सिद्धांत से क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है। विकास की अवस्थाओं से क्वेश्चन है। तो विकास की किस अवधि को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहते हैं? किशोरावस्था, बाल्यावस्था, वयस्कावस्था, शैशवावस्था। तो जो एडोलसेंस स्टेज होता है, किशोरावस्था होती है, उसको अत्यधिक दबाव और तनाव का काल, संघर्ष का काल, तूफान का काल, ऐसे अलग अलग नामों से जो है वो आपका जाना जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, स्मृति स्तर और समझ स्तर के शिक्षण मॉडल सिंटेक्स में कौन सा चरण प्रमुख है? ठीक है। विच स्टेप इज प्रोमिनेंट इन द कॉम्पोजिशन ऑफ टीचिंग मॉडल ऑफ मेमोरी लेवल एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल? ए प्लानिंग या योजना, बी एक्सप्लोरेशन अन्वेषण, सी जनरलाइजेशन सामान्यकरण, डी प्रेजेंटेशन प्रस्तुतिकरण। तो हमेशा याद रखना, स्मृति स्तर और समझ स्तर का जो आपका शिक्षण मॉडल है उसमें प्रमुख चरण होता है एक्सप्लोरेशन, अन्वेषण। ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा इसका बी। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहलाता है? इसको मैंने पिछला जो एमसीक्यू कराया था उसमें मैंने इसको डिटेल समझाया था। इसको क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं। पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहा जाता है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत भी कहा जाता है, इसको स्फूर्त अनुकूलन का सिद्धांत भी कहते हैं, इंग्लिश में ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी भी कहा जाता है। ये बी.एफ. स्किनर के द्वारा दिया गया है। ठीक है। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी बाय बी.एफ. स्किनर, उन्होंने इनका प्रयोग चूहे पर जो है वो आपका किया था, इसको मैं बता चुका हूँ। ठीक है। तो स्फूर्त अनुकूलन का सिद्धांत भी कहते हैं इसको, इसको क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं, बहुत सारे नाम हैं। पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं, इंग्लिश में याद रखना इसको OCT, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी बाय बी.एफ. स्किनर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को जो है वो आपका शामिल किया गया। तो ये तो इजी है, अनुच्छेद 21 याद रखना है आपको, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 22, पीयर रेटिंग से आप क्या समझते हैं? पहले तो आप पीयर वर्ड को समझना। पीयर मेंबर या पीयर मतलब होता है आपका आसपास का साथी समूह, आपके आसपास के फ्रेंड सर्कल। अगर आप क्लासरूम में पढ़ रहे हैं तो आपके सहपाठी वो कहलाएंगे आपके पीयर मेंबर। ठीक है। और वो जो आपको रेटिंग करेंगे वो पीयर रेटिंग कहलाएगा, वो जो आपका इवेल्युएशन करेंगे वो पीयर इवेल्युएशन कहलाएगा। ठीक है। तो पीयर रेटिंग से आप क्या समझते हैं? एक मूल्यांकन उपकरण जिसमें किसी व्यक्ति कार्य का मूल्यांकन अन्य सदस्यों के द्वारा किया जाता है। बी यह पीयर ग्रेडिंग के समान है। सी साथियों की रेटिंग कोई भी कर सकता है।
डी कौशलों का एक कठिन मूल्यांकन। तो मैंने बताया ना, एक मूल्यांकन है जिसमें किसी व्यक्ति के कार्य का मूल्यांकन अन्य सदस्यों के द्वारा, उसके पीयर मेंबर के द्वारा जो है वो आपका किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, विशेष शिक्षा में न केवल विकलांग छात्रों को शामिल किया गया है बल्कि इसमें निम्न भी शामिल हैं। तो इसमें प्रतिभाशाली छात्र भी शामिल रहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। जो गिफ्टेड और टैलेंटेड स्टूडेंट रहते हैं उनको भी जो है वो आपका विशेष शिक्षा में शामिल किया गया है। अभी कुछ देर पहले क्वेश्चन आया था, ठीक है, जिसमें बताया था कि जो आपके स्पेशल चाइल्ड होते हैं उनके लिए स्पेशल एजुकेशन होता है, विशेष शिक्षा होता है। ठीक है। और उसमें जो दिव्यांग विकलांग बच्चे हैं उनको तो शामिल किया जाता है, साथ ही साथ जो प्रतिभाशाली छात्र होते हैं, जो गिफ्टेड और टैलेंटेड स्टूडेंट होते हैं, उनको भी शामिल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, एक 6 से 7 वर्ष का बच्चा दूसरों के दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं पाता क्योंकि वह बहुत छोटा है, वह आत्मकेंद्रित है, क्योंकि वह बुद्धिमान नहीं है, क्योंकि वह कल्पनाशील नहीं है। बहुत छोटा है ये तो कोई रीज़न नहीं है, बुद्धिमान नहीं है ये भी नहीं है, कल्पनाशील नहीं है ये भी नहीं है, वह आत्मकेंद्रित है यह हो सकता है, लेकिन हिंदी से उतना पता नहीं चल रहा है। इंग्लिश को देखते ही ये आंसर कंफर्म हो जाता है, बिकॉज ही इज ईगोसेंट्रिक। ईगोसेंट्रिक है वो उस उम्र में, इसीलिए दूसरों के दृष्टिकोण को वो स्वीकार नहीं करता है। तो आंसर आ जाएगा बी, क्योंकि वह आत्मकेंद्रित है। क्वेश्चन नंबर 25, बच्चा भौतिक और सामाजिक वास्तविकता की अवधारणाओं का निर्माण करना प्रारंभ कर देता है। यह विशेषता है शारीरिक विकास की, बौद्धिक विकास की, संवेगात्मक विकास की, सामाजिक विकास की। भाई बच्चा भौतिक और सामाजिक वास्तविकता की अवधारणाओं का निर्माण करना प्रारंभ कर रहा है। ठीक है। द चाइल्ड बिगिंस टू फॉर्म कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल एंड सोशल रियलिटी। तो ये सीधे सीधे दिमाग का खेल है ना, मतलब इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट अर्थात बौद्धिक विकास करना प्रारंभ कर रहा है। ये बौद्धिक विकास की जो है विशेषता होगी। आंसर आएगा क्या आपका बी। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर जो है पढ़ता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्धिक विकास का तत्व नहीं है? देख रहे हो पूरा विकास विकास का ही क्वेश्चन है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्धिक विकास का तत्व नहीं है? ए सृजनात्मकता, बी चिंतन, सी सहनशीलता, डी कल्पनाशीलता। क्रिएटिविटी, थिंकिंग, टॉलरेंस, इमेजिनेशन। तो इसको देखो, टॉलरेंस कोई बौद्धिक विकास का तत्व नहीं है, सहनशीलता कोई बौद्धिक विकास का तत्व नहीं है। बौद्धिक विकास के जो है बहुत सारे जो है तत्व होते हैं, लाइक इंटेलिजेंस होता है, क्रिएटिविटी होता है, थिंकिंग होता है, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन होता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, मेमोरी डेवलपमेंट होता है, इमेजिनेशन होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है, पजल सॉल्विंग होता है। लेकिन टॉलरेंस या सहनशीलता ऐसा कोई गुण नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, व्यक्तित्व के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन देख लीजिए। व्यक्तित्व अनूठा और विशिष्ट होता है। ठीक है। व्यक्तित्व आनुवंशिकता व वातावरण का संयुक्त उत्पाद है। ठीक है। व्यक्तित्व व्यक्ति के अवचेतन और अचेतन व्यवहार में फैला हुआ है। सही है। व्यक्तित्व केवल व्यक्ति के बाह्य रूप तक सीमित है। ये गलत है। तो यही पूछा है, क्या गलत है? तो 27 का सही आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन एक बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है? यहाँ पे क्या पूछा है? पर्सनल फैक्टर पूछा है। व्यक्तिगत कारक कौन सा है जो व्यक्ति के सामाजिक विकास को प्रभावित करेगा? तो साथी समूह। अच्छा, व्यक्तिगत कारक नहीं है पूछा है। ठीक है। तो स्वास्थ्य तो व्यक्तिगत कारक होता है, संवेग भी व्यक्तिगत कारक होता है, बुद्धि भी व्यक्तिगत कारक होता है। साथी समूह तो व्यक्तिगत कारक नहीं हो सकता। तो आंसर आ जाएगा ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार एक कार्य संपादित करना, ठीक, वह कुछ करना क्योंकि दूसरे जो हैं उसे स्वीकार करते हैं, ये नैतिकता के खाली स्थान चरण का प्रतिनिधित्व करता है।
अब देखो लॉरेंस कोहलबर्ग आया और यहाँ पे कौन सा सिद्धांत आ रहा है, स्टेज ऑफ मोरालिटी, नैतिकता का सिद्धांत। कई बार आप एग्ज़ाम हॉल जाएंगे, जब प्रश्न बनाएंगे तो क्वेश्चन नंबर मान लो 5वां नंबर क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है, ठीक है, तो कुछ भी तुक्का मत लगाना। हो सकता है क्वेश्चन नंबर 20 में उसका आंसर छुपा हो। ऐसा एक क्वेश्चन हमको दिख चुका है, स्पेशल चाइल्ड वाला। उसके बाद देखिए ये वाला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है कि मोरल डेवलपमेंट थ्योरी किसने दिया है, और मैंने बताया था उसमें आंसर नन ऑफ द अबव, क्योंकि मोरल डेवलपमेंट थ्योरी लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिया है, ठीक है। और देखिए 29 नंबर क्वेश्चन में उसका आंसर छुपा हुआ है। तो कई बार अगर कोई प्रश्न नहीं बनता है तो उसको गोल घेर के आगे बढ़ जाइए, क्या पता उससे रिलेटेड कुछ जो आपके क्वेश्चन है वो आगामी क्वेश्चंस में हो, ठीक है। तो लॉरेंस कोहलबर्ग का मैंने आपको बताया था कि इनका जो आपका सिद्धांत है मोरल डेवलपमेंट, उसमें 3 लेवल होते हैं और हर लेवल में जो है आपके दो दो स्टेप्स हैं। तो मैं 3 लेवल आपको बताया था, एक होता है प्री कन्वेंशनल स्टेज, फिर दूसरा होता है कन्वेंशनल स्टेज, और तीसरा मैंने आपको बताया था पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, ठीक है। प्री कन्वेंशनल स्टेज बेसिकली मैं आपको बताऊं, यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा सा जूम करके लिख दे रहा हूँ, ठीक। एक क्या होता है प्री कन्वेंशनल स्टेज, प्री कन्वेंशनल स्टेज ये 4 वर्ष की उम्र से लेकर के लगभग 10 वर्ष की उम्र तक जो है ये स्टेज रहता है। फिर उसके बाद जो है कन्वेंशनल स्टेज रहता है, ये मान के चलिए कि 10 से लेकर के 13-14 वर्ष की उम्र तक जो ये रहता है। और उसके बाद रहता है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, ये 13 वर्ष से ऊपर की उम्र तक जो है वो आपका रहता है, ठीक है। पहली अवस्था को प्राक रूढ़िगत नैतिकता कहते हैं, दूसरी अवस्था को रूढ़िगत कहते हैं, तीसरा उत्तर रूढ़ि, छोड़ो उसको, ठीक है। इंग्लिश में याद रखो प्री कन्वेंशनल स्टेज, कन्वेंशनल स्टेज और पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। तो जो प्री कन्वेंशनल स्टेज होता है ना, जो कि 4 वर्ष से लेकर के लगभग 10 साल तक के बच्चे का रहता है, इस अवस्था में बच्चे की जो नैतिकता होती है ना वो शून्य होती है, यानी कि बच्चे को सही गलत के बारे में पता नहीं होता है। इस अवस्था में जो नैतिक तर्क होता है वो दूसरे लोगों के मानकों के अनुसार होता है, ठीक है। जबकि जब कन्वेंशनल स्टेज में बच्चा प्रवेश करता है 10 से 13 साल 14 साल के बीच, इस अवस्था में बच्चा दूसरे लोगों के मानकों को अपने अंदर जो है वो आपका समावेशित कर लेता है तथा उसी के अकॉर्डिंग, उन्हीं के अकॉर्डिंग सही गलत का निर्णय करता है, ठीक है, दूसरों के अकॉर्डिंग। उसके बाद पोस्ट कन्वेंशनल जो स्टेज आता है 13-14 साल के बाद, इसमें डिसीजन खुद से लेने लगता है, ना कि वो समाज, ना कि दूसरे लोगों के मानकों को अपने ऊपर समावेशित करता है। क्या सही है क्या गलत है ये डिसीजन अब खुद लेने लगता है, ठीक है। समझ गए। क्वेश्चन में देखो क्या पूछा है, क्वेश्चन में ये पूछा है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार एक कार्य को संपादित करना व कुछ करना क्योंकि दूसरे उसे स्वीकार करते हैं, ठीक है, तो दूसरों के मानकों को वो मान रहा है, मतलब ये नैतिकता का कौन सा नंबर का चरण है, सेकंड नंबर का चरण है, ठीक है। और सेकंड नंबर का चरण कौन सा स्टेज कहलाता है, कन्वेंशनल स्टेज कहलाता है। तो ऑप्शन आ जाएगा ए, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ए। क्वेश्चन नंबर 30 सीडीपी का ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दिव्या को 3 पेन दिखाए गए और वह अवलोकन करती है कि जो पेन ए है ये पेन बी से लंबा है, ठीक है। पेन बी पेन सी से लंबा है, पेन बी पेन सी से लंबा है। जब दिव्या ने अनुमान लगाया कि ए सी से लंबा पेन है, ठीक है। अब दिव्या को यह बताया गया कि पेन ए पेन बी से लंबा है और पेन बी पेन सी से लंबा है, तो दिव्या ने अनुमान लगा लिया कि जो पेन ए है वो सी से क्या है, लंबा है। यह संज्ञानात्मक विकास अर्थात मानसिक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की कौन सी विशेषता को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। जीन पियाजे का जो आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है उसमें एक अवस्था आती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है।
मैं चार जो अवस्था है उसमें आपको बताया हूँ कि एक जो है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज आता है। ये संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था होती है। इसमें बच्चा जो है अमूर्त चिंतन करने लगता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने लगता है। अमूर्त चिंतन मतलब क्या होता है? जो चीजें दिखाई नहीं देती उसको भी दिमाग में वो सॉल्व करने लगता है। मैथ्स के क्वेश्चन हम पढ़ते ही हल कर देते हैं। तो भाई ये बता रहा है कि ए बड़ा है बी से और बी बड़ा है सी से, तो हम ये सोच लिए कि ए डेफिनेटली बड़ा होगा सी से। ये हमने क्या किया? ये हमने अमूर्त चिंतन किया, ये हमने एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग किया। इसको ट्रांजिटिव थॉट भी कहते हैं, इसको ट्रांजिटिव थॉट भी कहते हैं। तो इसीलिए आंसर कहाँ है? सी, ट्रांजिटिव थॉट। हिंदी में कहते हैं सकर्मक विचार, इंग्लिश में याद रखो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग या ट्रांजिटिव थिंकिंग जो है वो आपको कहा जाता है। तो ये हो गए आपके 30 क्वेश्चन, किसके? टीटी 2022 के। ये पेपर 1 के 30 क्वेश्चन हैं, ठीक है। पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे इसका। यदि नहीं जुड़े हैं तो लिंक प्राप्त करने के लिए, डाउनलोड लिंक प्राप्त करने के लिए ऊपर जो व्हाट्सअप नंबर दिया है वहाँ पे आप हमको व्हाट्सअप करिए। ऑनलाइन कोर्सेज की जानकारी के लिए नीचे जो व्हाट्सअप नंबर दिया है वहाँ पे आप व्हाट्सअप करिए। मिलता हूँ मैं आपको पेपर 2 के 30 क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।